हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक एचएस हो गया, सेक्रेटरीट क्लर्क हो गया, नैब तहसीलदार हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, अलाइड सर्विसेज हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चन आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 21 यानी कि 21 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद का निम्न सदन कौन सा है? अब देखो जब भी संसद के निम्न सदन की बात आएगी तो वो है लोकसभा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जब भी संसद के उच्च सदन की बात आएगी कि संसद का उच्च सदन कौन सा है तो वो हो जाएगा राज्यसभा। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ, इस ट्रिक से हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं सरल। तो स से बन जाता है संसद, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा, लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। फिर देखो संसद की यहाँ पर बेसिकली बात की गई थी, तो संसद के बारे में 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो आपसे पहले तो पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन हैं। तो देखो जब भी आपसे सदन पूछा जाएगा तो संसद के टोटल 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं। तो देखो संसद के टोटल 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? तो वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, ये जो संसद है यानी कि पार्लियामेंट है, तो संसद भवन का निर्माण किसने किया था? ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन और बेकर्ड ने किया था। किसने किया था? एडविन लुटियन और बेकर्ड ने। कई बार देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, जो संसद भवन पर अटैक किया गया था, तो वो कब हुआ था? तो देखो पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात की गई है, तो उपराष्ट्रपति से कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। तो देखो उपराष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 63 में की गई है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा ही गया है, कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो वो होगा उपराष्ट्रपति। तो देखो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 64 में। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो देखो जो उपराष्ट्रपति होता है उसको कभी कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करना पड़ता है, तो ये आर्टिकल 65 में कहा गया है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखो उपराष्ट्रपति की तो हमने बात कर ली, हम राष्ट्रपति की बात अक्सर किया करते हैं, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ एक आर्टिकल्स हम आज भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की चर्चा का वर्णन किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की चर्चा आर्टिकल 61 में की गई है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। और उसके बाद राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति के बारे में भी आपको नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फाइनेंस कमीशन आ जाता है, यूपीएससी आ जाता है और इलेक्शन कमीशन आ जाता है। बाकी ऑप्शन डी में देकर के रखा है नीति आयोग। तो नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो नीति आयोग की जब भी बात आएगी तो आपको बिल्कुल एक पॉइंट नोट रखना है कि यह ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये पॉइंट आपको पहले यहाँ पर नोट रखना है। अब आप पूछोगे कि सर अब ये
अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यह क्या है? तो देखो यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो कई बार इसको जो है तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है। नीति आयोग को ही देखो थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अच्छा, किसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी? तो देखो इसकी स्थापना जो है तो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। अच्छा, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखो जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। तो देखो कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जो योजना अवकाश काल, जो योजना आयोग था यानी कि प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को कब डिसॉल्व किया गया था? तो देखो कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर टिक कर देते हैं कि जब प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया गया होगा तभी जो है तो नीति आयोग की स्थापना की गई होगी। यानी कि कुछ एक स्टूडेंट्स कह देते हैं कि 1 जनवरी 2015 को जो है तो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया गया होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। देखो ये जो प्लानिंग कमीशन था इसको डिसॉल्व किया गया था 1 साल पहले, यानी कि 13 अगस्त 2014 को। 13 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया गया। उसके बाद जाकर के 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी नीति आयोग की। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इन सभी में आप कन्फ्यूज़ होते हो तो ये यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नीति की यहाँ पर बात की गई है। तो कई बार आपसे नीति की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, नीति आयोग के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रेजेंट में नीति आयोग के CEO कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, चेयरमैन तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया नीति आयोग के कौन है, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन है ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, विच इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक? तो बैंकर का बैंक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं RBI को। आप सभी को पता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो RBI से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि RBI की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। और उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो वो था कोलकाता में। फिर उसके बाद जो है तो RBI का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। और उसके बाद प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी तो प्रेजेंट में RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। फिर देखो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि RBI के लोगों पर किसका चित्र होता है? तो देखो RBI के लोगों पर एक तो पाम ट्री का चित्र होता है और साथ में जो है तो टाइगर का चित्र होता है। पाम ट्री और टाइगर का चित्र होता है। ये आपको पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। ये जो टाइगर होता है यह कौन सा टाइगर है? तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो देखो RBI के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सबसे पहले तो RBI के सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, RBI के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो देखो RBI के प्रेजेंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और ये कितने नंबर के RBI के प्रेजेंट में गवर्नर है? तो यह 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। अच्छा, CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो CSO की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। सो क्वेश्चन नंबर 42 की बात की जाए, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी और किस अधिवेशन में की थी? तो देखो 1917 में जो एनी बेसेंट है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कहाँ पर की थी? तो वो की थी कलकत्ता में। ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है। एनी बेसेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो एनी बेसेंट के बारे में एक क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर की थी। कब की थी? 1916 में की थी। ये पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। एनी बेसेंट को ही देखो एनी वुड भी कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन सी में देख करके रखा है अरुणा आसफ अली। तो थोड़ी दिन पहली वाली वीडियो में ही मैंने आपको अरुणा आसफ अली के बारे में बताया था। तो अरुणा आसफ अली के बारे में एक पॉइंट बनता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1942 में। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहली बार ग्वालियर टैंक मैदान से अरुणा आसफ अली ने ही जो है तो तिरंगा फहराया था। ये पॉइंट आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर ये जो आपने बताया कि ग्वालियर टैंक मैदान ये है कहाँ पर, जहाँ से जो है तो अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया था? तो देखो मैंने उसको तो बता दिया था, मैं आपको भी बता देता हूँ कि ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पर है। तो वो है मुंबई में।
यानी कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया था। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। यहाँ पर हमने बात कर ली एनी बेसेंट की। यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने भी देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इकलौते अधिवेशन की अध्यक्षता की है। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, कहाँ पर वह अधिवेशन हुआ था, ये सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट इज, तो उपराष्ट्रपति हैं। तो देखो उपराष्ट्रपति नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, यानी कि यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमने सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे ही डिस्कस कर लिए थे, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मुद्दे या फिर विवाद सीधे कहाँ पर जाते हैं, तो वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है, तो देखो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मुद्दे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा गया है आर्टिकल 71 में। ये आर्टिकल भी आपको नोट रखना है, ये आर्टिकल भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 44 है। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो कौन था, तो वो था M.A. अयंगर। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है मदभूषी अनंत शयनम अयंगर। ये भी आपको नोट रखना है। ये तो हमने देखे फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर, कई बार आपसे पूछा जाता है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, तो वो थे G.V. मावलंकर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने देखे। अब देखो ये तो हमने देखे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, ये थे हमारे इंडिपेंडेंस से पहले। तो कई बार यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अनंत शयनम अयंगर। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। ऑप्शन बी में देकर के रखा है S. राधाकृष्णन। तो देखो S. राधाकृष्णन कौन थे, तो ये हमारे इंडिया के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 45 है। द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स ऑफ हरियाणा इज, तो हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 10। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो हरियाणा की बात की गई है। अभी थोड़े दिन पहले पॉलिटी वाली वीडियो में ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात के बारे में कि गुजरात की लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। अब देखो जिस तरह गुजरात पूछा गया है, हरियाणा पूछा गया है, उसी तरह कुछ और स्टेट्स का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। पहले तो आप हरियाणा का देख लो, हरियाणा में टोटल कितनी सीटें हैं, तो वो हैं 10 लोकसभा की सीटें। अब हिमाचल में कितनी है, तो देखो हिमाचल प्रदेश में है टोटल 4 जो है तो लोकसभा की सीटें हैं। अब सबसे पहले देखो आपको अपने पड़ोसी जो राज्य हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो देखो पंजाब की अगर बात की जाएगी तो पंजाब में है 13 लोकसभा की सीटें। हरियाणा का आपको पता चल गया कितनी है, 10। उसके बाद आपको नोट रखना है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो वो है 80 यानी कि 80। और उत्तराखंड की अगर बात आएगी तो उत्तराखंड में कितनी है, तो वो है 5। तो ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं, ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। अब देखो कुछ और भी आपको नोट रखना है, जैसे गुजरात का पूछा गया था, तो गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, हमने उस दिन भी डिस्कस किया हुआ था, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो गुजरात की लोकसभा की सीटें हैं 26। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखनी है। तो कई बार देखो आपसे पूछा जाता है कि 2 लोकसभा की सीटें और 1 लोकसभा की सीट है। तो पहले तो हम देख लेते हैं 2 लोकसभा की सीटें किस किस स्टेट में है। तो देखो 2 लोकसभा की सीटें अरुणाचल प्रदेश में है, गोवा में है, मणिपुर में है, मेघालय में है और त्रिपुरा में है। ये आपको कुछ एक स्टेट्स नोट रखनी है। और 1 लोकसभा की सीट किस किस राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो सिक्किम में है, नागालैंड में है और इसके बाद मिजोरम में है। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स नोट रखने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 46 है। विच 2 स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, तो किन 2 राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है। तो देखो कॉमन हाई कोर्ट है हरियाणा और पंजाब का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब का कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो वो है चंडीगढ़ में। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, कुछ और भी स्टेट्स हैं जिनका जो है तो कॉमन हाई कोर्ट है, तो वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें आ जाती है एक तो असम, और फिर आ जाती है मिजोरम, फिर आ जाती है नागालैंड और फिर आ जाती है अरुणाचल प्रदेश। तो ये ऐसे 4 स्टेट्स हैं जिनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो इनका कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो वो है गुवाहाटी में। कहाँ पर है, गुवाहाटी में। और गुवाहाटी पड़ता कहाँ पर है, तो ये पड़ता है किस स्टेट में पड़ता है, तो यह पड़ता है असम में। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स अ फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट, तो कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे बात की गई है, तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के पश्चात। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे बात की गई है, तो पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन
ये फाइनेंस कमीशन की चर्चा किस हमारे संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की चर्चा की गई है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फाइनेंस कमीशन इसका काम क्या होता है? तो देखो, इसका काम होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या होता है? तो फाइनेंस कमीशन का काम होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल सदस्य होते हैं 5, जिनमें जो है तो 1 होता है अध्यक्ष और 4 होते हैं अन्य सदस्य। और यहाँ पर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष की योग्यता किसके बराबर होती है? ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखो, फाइनेंस कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।